जैसा कि आप थंबनेल में देखें, आज हम सातों ग्रंथों के जो भी कवि हैं उनका सामान्य परिचय, क्या आपको लिखना है, क्या पेपर में आता है, वो आपको बता रहे हैं। तो इसे आपको क्या करना है, नोट बना लेना है, उसमें जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हमारे हैं महाकवि कालिदास। तो इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है, जैसे पूछ लेता है। तो इन्हें आप जो जो नोट करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। इनके ससुर की बात करते हैं तो शारदानंद, और मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। समय की बात करें तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। और आगे देखते हैं जन्म स्थान। देखिए जन्म स्थान इनके बारे में पूछ लेता है कि जन्म स्थान कहाँ के थे। तो इनका समय हो गया ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान उज्जैनी, काश्मीरी, बंगाली। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और जाति के ये ब्राह्मण थे। जाति यानी गोत्र भी कह सकते हैं, जाति को गोत्र। तो ये ब्राह्मण थे। अब इनकी देखिए कुछ रचनाएं हैं, तो इतना आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ तक ये आप नोट कर लीजिए। रचनाएं की बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से पहले इनकी प्रथम रचना जो है ऋतु संहार है। देखिए यहाँ पर लिखा कालक्रम की दृष्टि से, तो पहले इनकी ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है? गीति काव्य। अगर पूछ लिया कि ऋतु संहार क्या है, तो ये एक गीति काव्य है। ठीक है। दूसरी रचना इनकी कुमार संभव लिखे। कुमार संभव एक महाकाव्य है। फिर मालविकाग्निमित्रम, ये एक नाटक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य, इसे खंड काव्य को गीति काव्य भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हुआ रघुवंशम एक महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। आगे देखते हैं। इतना जो है देखिए, उपासक ये शिव के उपासक थे। इनका प्रिय छंद उपजाति अनुष्टुप छंद है। प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। कालिदास की रीति एवं गुण वैधारवी रीति एवं प्रसाद गुण की थे। ठीक है। कालिदास का प्रिय रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार के तो महानी कवि रहे हैं। ठीक है। और देख लेते कालिदास की अन्य कृतियाँ। तो ये अन्य कृतियाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए आपको देखते हैं भवभूति। तो भवभूति के पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है भट्ट गोपाल। तो भट्ट गोपाल पूछेगा किसके पिता का नाम है, तो भवभूति के। ठीक है। उत्तर रामचरित के लेखक है भवभूति। पिता का नाम इनके नीलकंठ है। पिता का नाम नीलकंठ है। पितामह का नाम इनके भट्ट गोपाल है। ठीक है। और माता का नाम जतुकर्णी या जादुकर्णी। ठीक है। भवभूति का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। ठीक है। इनके गुरु थे ज्ञान निधि एवं कुमारिल भट्ट थे, इनके गुरु थे। भवभूति का दार्शनिक नाम ये पूछ लेता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए कि भवभूति का दार्शनिक नाम तो उदम्बुर या उदम्बिकाचार्य या उम्बेक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पूछेगा तो आपको सही लिखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए जन्म स्थान दक्षिण भारत के पदमपुर नगर पर इनका हुआ। उपाधि ये वाक्या प्रमाणज्ञ थे। पद और व्याकरण वाक्य मीमांसा प्रमाण न्याय, इतनी इन्हें उपाधियाँ मिली हुई हैं। ठीक है। वश्यवाक और परिणतज्ञ शिखंडी कवि, ये शिखंडी कवि। वंश की बात करें तो काश्यप यानी काश्यप वंश के थे। जाति की करें तो कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा पाठी ब्राह्मण थी। आश्रयदाता की बात करें तो कान्य कुब्ज नरेश यशोवर्मा। देखिए इनके समय की बात कर लेते हैं। तो समय इनका 650 से 750 ईस्वी के बीच 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है। रचनाएं इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो जिसमें मालती माधवम में एक प्रकरण है, और महावीर चरितम नाटक है, और उत्तर रामचरित नाटक है, जानते हैं आप। ठीक है। और देखिए यहाँ भवभूति की रीति, अगर रीति पूछता है कि भवभूति की रीति कौन सी है, तो गौड़ी रीति के कवि हैं। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय है। ठीक है। पूछ ले कि उत्तर रामचरित में कौन कौन सी रीति का समन्वय है, तो गौड़ी रीत और वैदर्भी रीत का समन्वय है। ठीक है। अब इनका भवभूति का प्रिय रस जान लेते हैं। तो इनका प्रिय रस करुण रस है। ठीक है। भवभूति के प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखंडी छंद है। उपासक ये शिव के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? शिव के। अभी इसके आगे आप देखिए कालिदास जो थे आपके कालिदास, तो कालिदास भी शिव के उपासक थे। किसके थे? शिव के। तो आप ध्यान देना कि कालिदास और भवभूति ये शिव के उपासक हैं। किसके हैं? शिव के। तो ये नोट कर लेना। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं भर्तहरि।
तो ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। पत्नी का इनके नाम है पिंगला। इनके गुरु गोरखनाथ वसुरात बौद्ध मत में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो जो चीज़ बता रहा हूँ इन्हें आप नोट कर लीजिए। इनके भाई अनुज यानी विक्रमादित्य थे। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन पूछ लेता है। गंधर्व सेन कहाँ के राजा थे? तो मालव देश के राजा थे। ये आपको नोट करना लिखना है। इत्सिंग के कथन के आधार पर भरतहरि को बौद्ध कहा जा सकता है। अगर पूछ लेता है कि किसके अनुसार बौद्ध को भरतहरि को बौद्ध कहा जाता है, तो इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग के अनुसार। आगे देखते हैं। भरतहरि वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। ये नोट कर लीजिए। भरतहरि का समय क्या है? तो 57 ईसा पूर्व अथवा 575 ईसा से 650 ईस्वी तक माना जाता है। भरतहरि की शैली एवं रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति एवं प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त इनकी शैली जो है। देखिए मुक्तक काव्य के, देखिए ये प्रश्न को नोट कर लीजिए। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि, तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भरतहरि हैं। कौन है? भरतहरि हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भरतहरि के प्रिय छंद, तो शार्दुल विकीर्णित और शिखंडी। शार्दुल विकीर्णित और शिखंडी भरतहरि का प्रिय छंद है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 650 ईस्वी चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। चीनी यात्री एक था इत्सिंग, और इत्सिंग के अनुसार 650 ईस्वी इनका जो है मृत्यु मानी जाती है। और इत्सिंग ने इन्हें क्या कहा? देखिए अभी इसके पहले ये भी कथन आप नोट कर लीजिए। इत्सिंग के कथन के आधार पर भरतहरि को बौद्ध कहा जाता है। तो ये आप देखिए, जो नोट करने वाली चीज़ें इन्हें नोट कर लीजिए। अब थोड़ा ये है आपका, तो इसे आपको नोट करा दे। जैसे कि इनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं। वाक्यपदीयम एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। अगर पूछ लेता है वाक्यपदीयम क्या है, तो एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीच शतकम, तो ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें 111 श्लोक हैं। ध्यान देना, पूछ लेता है कि नीच शतक में कितने श्लोक है, तो नीच शतक में 111 श्लोक है। ठीक है, और वाक्यपदीयम जो है इनका, वाक्यपदीयम इनका एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। नीच शतकम मुक्तक काव्य जिसमें 111 श्लोक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए श्रृंगार शतकम, ये भी एक मुक्तक काव्य है। श्रृंगार शतक में आपके 103 श्लोक हैं। कितने? 103। और वैराग्य शतकम, तो वैराग्य शतकम में भी 111 श्लोक हैं। ये भी एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, तो ये तीनों आपके, जैसे कि नीच शतक हो गया आपका, नीच शतक, श्रृंगार शतक और एक हो गया वैराग्य शतक। तो इनमें जो है ये तीनों जो है क्या है? मुक्तक काव्य हैं। ये मुक्तक काव्य हैं। और जो है नीच शतक में 111 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं, और वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं। यानी 111 नीच शतक में और वैराग्य शतक में। तो ये इतना आपको नोट कर लेना। ठीक है, अब महाकवि देखिए, अब आपके बाणभट्ट जो हैं, बाणभट्ट के बारे में बता देते हैं। तो बाणभट्ट का वंश वृक्ष जो है, यानी कैसे इनका पूरा एक क्रम रहा। तो पहले वत्स, और वत्स का कुबेर। ठीक है, कुबेर से क्या हुआ? कुबेर जो है कर्मकांडी एवं श्रुति शास्त्र ब्राह्मण संपन्न ब्राह्मण था। इससे हमारे हुए पाशुपत। ठीक है, और पाशुपत के जो है 11 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 11 पुत्र। उनमें से एक था अर्थपति। ठीक है, 11 जैसे मान लेते 11 पुत्र हुए, तो 11वां पुत्र मान लेते हैं कि हमारे अर्थपति थे। कौन थे? अर्थपति। ठीक है, और 10 पुत्र इनके और थे। तो जो अब मेन है, तो अर्थपति का नाम याद कर। अर्थपति के पुत्र हुआ चित्रभानु। कौन हुआ? चित्रभानु। और चित्रभानु का एक लड़का हुआ बाणभट्ट, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि कादम्बरी कथा बाणभट्ट की है। इसीलिए आपको बाणभट्ट का जो है सामान्य परिचय बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इधर आ जाइए। बाणभट्ट का जो एक लड़का था भूषण भट्ट। अब भूषण भट्ट को अन्य नाम से जानते हैं, पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट के नाम से। ठीक है, तो देखिए अब इनके बारे में आपको समझा देते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए। बाणभट्ट का जो निवास स्थान माना जाता है वो सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा विहार पर पड़ता है, वहाँ माना जाता है। राजाश्रय की बात करते हैं तो सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। इनके पितामह की बात करते हैं, यानी बाबा की, तो अर्थपति थी। और बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु, और चित्रभानु के पिता का क्या नाम था? अर्थपति। तो बाणभट्ट के ये बाबा हुए अर्थपति। ठीक है, ये आप समझा रहे थे। और आगे देखिए,
पितामह हुए अर्थपति, पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी। इन्हें आपको नोट करते चलना है, यही आपको आगे काम देंगे। पृथ्वी पत्नी इनकी जो है कवि मयूर भट्ट की बहन थी। किसकी? कवि मयूर भट्ट की बहन थी। ठीक है। पुत्र की बात करें तो भूषण भट्ट या पुलिन या पुलिंद भट्ट हैं। बहन का इनके नाम था मालती। तो आप ध्यान देना कि अगर पूछता है आपसे कि बाण भट्ट के बहन का नाम क्या था, तो बाण भट्ट के बहन का था मालती। क्या था? मालती। ठीक है। आगे देख देते हैं। बाण के दो भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। ये जो बाण के दो भाई थे उनका नाम था एक का चित्रसेन और एक का मित्रसेन। अच्छा देखिए, चित्रसेन और मित्रसेन और बाण भट्ट, तो ये जो नाम दो है चित्रसेन मित्रसेन, पिता के समान। जैसे उनका पिता का नाम था चित्रभानु, लेकिन बाणे एक ऐसे थे जिनका नाम अलग रखा गया था। ठीक है। देखिए, तो चित्रसेन मित्रसेन हो गया। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। आगे देखते हैं। देखिए, इनका वंश गोत्र, ये वत्सायन वत्स ब्राह्मण थे। उपासक ये भी शैव यानी शिव के उपासक थे। बाण की रीति की बात करें तो ये पंचाली रीति के कवि थे। देखिए, बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो जाता है। 14 वर्ष की आयु में, जब ये 14 बाल्यावस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। और जब 14 वर्ष के हो गए, 14 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा, ये पूछा जाता है महानयम भुजंगा किसने कहा, तो राजा हर्ष ने, इसे नोट कर लीजिए, यानी बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। ठीक है। और आगे जानते हैं हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ, तो हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी हर्ष की। ठीक है। देखिए, हेनसांग जो था, हेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। ठीक है। देखिए, आगे देख लेते हैं। बाण का समय, तो पूछा जाता है ये कि बाण का समय क्या है, तो बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इसे आपको नोट करना है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बाण का समय है। ठीक है। देखिए, बाण भट्ट का विवाह, तो बाण भट्ट का विवाह जो है महाकवि मयूर भट्ट की बहन यानी सूर शतक की, यानी सूर शतक भी कह सकते हैं, मयूर भट्ट को सूर शतक भी कहते हैं, की बहन से हुआ था। ठीक है। अच्छा देखिए, बाण भट्ट की कुछ रचनाएं आपको बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। बाण की जो रचनाएं, जैसे कादम्बरी, बहुत बार पूछा जाता है कि कादम्बरी क्या है। कादम्बरी एक कथा है, ये नोट कर लीजिए, कादम्बरी क्या है, एक कथा है। हर्षचरितम एक आख्यायिका, इसमें दे देगा आख्यायिका, तो बहुत लोग आख्यायिका को लगा देते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। हर्षचरित इनका एक आख्यायिका है, कादम्बरी एक कथा है, चंडी शतकम मुक्तक है और मुकुट ताड़ितक नाटक है, पार्वती परिणय भी एक नाटक है। तो ये रहे कुछ इसके बाण भट्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं। बाण भट्टी को जो कुछ कवि उपाधि दिए, उनकी उपाधि की बात, जैसे जो मेन मुख्य प्रमुख है, वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा, बाणस्तु पंचाननः चंद्रदेव ने कहा, पंचबाणस्तु बाणः जयदेव ने कहा। तो ये कुछ आपके, जैसे कविता कामनी कौतुक जयदेव ने, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रहे, इन्हें आप नोट कर लीजिए। देखिए, अंबिका दत्त व्यास के बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए, आपके ये 5वें कवि हैं, जैसे कि 4 हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। तो इन्हें नोट करना है आपको। इनके पितामह का नाम पंडित राजाराम, और राजाराम के भैया 2 लड़के हुए थे। कौन कौन से 2 लड़के हुए थे? इनके 2 लड़के, एक का नाम दुर्गा दत्त और एक का नाम देवी दत्त था। क्या नाम था? एक का नाम दुर्गा दत्त और एक का नाम देवी दत्त था। जैसे कि इनके अंबिका दत्त व्यास के पिता का जो नाम था दुर्गा दत्त था और इनके चाचा यानी दादा देवी दत्त थे। पुत्र राधा कुमार व्यास, इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राधा कुमार व्यास है। ठीक है। तो नोट करते चलना है आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनेंगे। गोत्र की बात करें तो पराशर गोत्री यजुर्वेदी त्रिप्रवर भीड़ा वंश के थे। जन्म स्थान की बात करें तो राज्य की बात करें तो राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला। ठीक है। मोहल्ला सिलावटी था। और आगे देखते हैं। जन्म समय इनका देख लीजिए, तो जन्म समय चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी 1915 यानी 1800
58 ईस्वी की बात करें। और मृत्यु की बात करें तो मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अच्छा देखिए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन ये ना हो जैसे कि वो संवत दे देता है या ईस्वी दे देता है। अगर जैसे मान लेते हैं वो 1957 दिया तो ये आपका देगा संवत में, ठीक है। संवत जो है ईस्वी से, जो ईस्वी है आपका वहाँ से 57 आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? 57। तो जैसे देखिए यहाँ 1957 है, 1957, ठीक है। अब इसे ईस्वी में करना है तो ये 57 आगे, 57 को कम कर दीजिए, बचेगा 57 को कम कर देंगे 1900, तो ये आ जाएगा आपका ईस्वी में। अगर ईस्वी को संवत में लाना है तो जैसे कि देखिए इसे काट के बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए ये 1900 आपका लिखा हुआ है, इसमें आप 57 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा ना। तो ये आपका संवत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? संवत। अगर ईस्वी में करना है तो 1957 जो है आपका 1957, इसमें आप घटा दीजिए 57 को, 57 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ईस्वी आ जाएगा। देखिए ये आपका ईस्वी आ जाएगा, फिर ये 1900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ईस्वी आ जाएगा। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं। देखिए इनकी कर्मस्थली की बात करें तो काशी में अध्ययन अध्यापन इन्होंने किया। कुल रचनाएं इनकी लगभग 78 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 78 रचनाएं। संस्कृत रचनाएं की बात करते हैं, शिवराज विजय एक उपन्यास है। श्यामवतम एक नाटक है। 12 वर्ष की अवस्था में ही रत्नाष्टक कथा कुसुम की इन्होंने जो है रचना की। हिंदी रचनाएं बिहारी विहार कुंडलियाँ छंद में हैं, ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण इनकी चीज़, जैसे पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन, उपाधियाँ सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी सभा से इन्हें जो है उपाधि मिली थी, ठीक है, सुकवि की भारतेंदु हरिश्चंद्र। और घटिका शतक ब्रह्मामृत वर्षणी सभा से। शतावधान इन्हें उपाधि एक मिली, एक भारत रत्न काशी की महासभा से। अब देखिए महाकवि भारवी से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इन्हें, जैसे इनके पिता का नाम श्रीधर नारायण स्वामी, ये नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है, तो ये आप नोट कर लेना, ये सब लिखते जाना है आपको। माता का नाम इनके सुशीला, पत्नी इनकी रसकवती या रसिका, पुत्र का नाम मनोरथ, मूल नाम इनका दामोदर, गोत्र इनका कौशिक गोत्र के थे। तो देखिए भारवी का भी आप थोड़ा वंश वृक्ष समझ लीजिए। पहले भारवी पुत्र मनोरथ का पुत्र मनोरथ, वीरदत्त गौरी का पौत्र यानी दंडी कौन हुआ? प्रपौत्र, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, इनका जो भारवी का संप्रदाय था ये शैव संप्रदाय के थे, ये भी शिव संप्रदाय के थे, ठीक है, शैव माने शिव। उपाधि आतपत्र भारवी, आधत्ते कनकमय यातपत्र लक्ष्मी किरात अर्जनियम से, ठीक है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण रहे। अब देखिए इससे जो महत्वपूर्ण और है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको नोट कर लेना है। भारवी पूछ लेता है, देखिए ऐसे, भारवी दंडी के प्रापितामह है। भारवी जो दंडी के प्रापितामह, भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा गया है, ठीक है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग भी कहते हैं। श्री N.C. चटर्जी भारवी को ट्रावनकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। तो ये देखिए आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब एक कुछ और प्रश्न है। भारवी का जन्म 560 ईसा के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नामक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? घंटापथ नामक टीका लिखी। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल सम्मितम से दी है, करते हुए नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के एहोल शिला लेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। तो ये देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, इन्हें आपको नोट कर लेना है, इन्हें बार बार रिवीजन करते रहना है। नमः संस्कृताय मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है। नमः संस्कृताय। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी सातों ग्रंथों का एक साथ परिचय पढ़ सकें।